नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता लग ही गया होगा कि अभी रिसेंटली इनका यहाँ पे एक स्टैचू है जो कि इंडिया गेट पे यहाँ पे दिखाया जाने वाला है। और अभी कल ही यहाँ पे इनका होलोग्राम था, उसका इनॉग्रेशन करा था मोदी जी ने। वो भी यहाँ पे आप लोग को दिख गया होगा और एक उसकी थोड़ी सी क्लिप मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा जिससे आप लोग को देखने को मिल जाएगा वो। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी बातें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं उनका जीवन किस तरीके से बीता है, उन्होंने कांग्रेस कब ज्वाइन करी, वो लीडर कब बने, पहली बार वो प्रेसिडेंट कब बने, पहली बार इलेक्शन उन्होंने कब जीता था, ओके, किस तरीके से उन्होंने आईएनए की यहाँ पे फॉर्मेशन करा था, इंडियन नेशनल आर्मी का, ओके, इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होती है या फिर कोई और बातें आपको पता हैं जो कि मैंने कवर नहीं करी है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, दूसरों की मदद कीजिए, मुझे भी जानने को मिलेगा। ओके, इससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरेक्शन हो पाएगा मेरा और आपके बीच में, और एक अच्छे तरीके में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन पहले डिस्कस करूँगा कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया आता है, वहीं पे आपका आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस डायरेक्ट टॉपिक हैं आपके। और अगर मेंस की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पता हो, फ्रीडम स्ट्रगल पता हो, आईएनए के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा था। ओके, उनकी फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारे टॉपिक हैं जो कि आप कह सकते हैं यूपीएससी पसंद करता है। ओके, इसीलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनकी बायोग्राफी पढ़ें, जो बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान रखें। ओके, और मैं अपनी वीडियो में ये इंश्योर करता हूँ कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बातें ही पता लग सकें, कि जिन चीज़ों को आप लोग ध्यान करके जो 90% आपका आप कह सकते हैं मटेरियल होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, यही बात रहेगी पूरी वीडियो में, और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट और चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन बता दूं यहाँ पे आप लोग को कि अनअकैडमी की इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में। टॉपर्स निकले हैं इस बार अनअकैडमी से, जैसे कि जागृति अवस्थी जी होगी और इनकी आई है एयर 2। इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी थी अनअकैडमी के साथ, काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा और आप लोग रिजल्ट तो देख ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग को काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और दोस्तों ये बता दूं कि ऐसे फीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे जो कि और कोई प्लेटफॉर्म आप लोग को नहीं देगा। एक ओपन हाउस विद एजुकेटर है जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। यहाँ पे आप लोग को क्या होगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे अपने टॉप एजुकेटर के साथ अन अकेडमी ओपन हाउस पर। और ये काफ़ी नया इनिशिएटिव है जिससे कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, और जो आपके नए नए सवाल हैं उन्हें पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं वो भी अपनी तरफ से यहाँ पे जो भी हो सकता है वो करेंगे, और इस बात को ध्यान रखने के लिए अन अकेडमी उनकी बहुत मदद कर रहा है कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो और वो लोग बहुत आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएँ। ओके, तो वो बच्चे भी अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन में, वो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ अन अकेडमी के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थे क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि इंस्टॉल करेंगे एक बहुत बड़ा स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडिया गेट पे, जब उनकी यहाँ पे 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी उस पर, और उसका आप कह सकते हैं ये पूरे तरीके से सेलिब्रेशन करवाया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है जो कि यहाँ पे 2019, 2020, 21, 22 जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टिट्यूचर सेरेमनी रही है वो सब यहाँ पे कन्फर करी गई हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये किस तरीके से यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए ये पूरे तरीके से एनुअली रहने वाला है, मतलब साल में एक बार दिया जाएगा, और ये इस तरीके से बना गया है कि हम लोग रिकोगनाइज कर सकें और ऑनर कर सकें उन लोगों का जिनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पे अपनी सर्विस दी है एज अ इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर भारत में कहीं पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तब,
23 जनवरी को यहाँ पे ये हर साल मनाया जाएगा, ये बात बता दी गई है। और इसके अंदर कैश प्राइज़ रहेगा 51 लाख का, और एक सर्टिफिकेट रहेगा, ओके, जो कि पूरे एक इंस्टीट्यूशन का रहेगा। और अगर बात करें इंडिविजुअल की तो उसको 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इंडिविजुअलिटी को दिखाएगा उसकी। ओके, तो इस तरीके से ये जो पुरस्कार है ये दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में, उड़ीसा डिवीज़न में, जो कि बंगाल प्रोविज़न में आता था तब। और इनके पिता और माता जैसे कि जनकनाथ बोस हो गए आपके, ओके, और आपका प्रभावती दत्त बोस, ये दोनों इनकी मतलब कह सकते हैं फादर मदर रहे हैं। ओके, ये जो जयंती है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। ओके, और ये हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, अभी ये कल ही बनाया गया है। अगर इनकी एजुकेशन और अर्ली लाइफ की बात करें तो 1919 के अंदर इन्होंने क्लियर करा था ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को, ओके, लेकिन उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे थे विवेकानंद की टीचिंग से, और उन्हें ही अपना स्पिरिचुअल गुरु भी मानते थे। अगर इनके पॉलिटिकल मेंटर की बात करें तो चित्तरंजन दास जो हैं वो इनके पॉलिटिकल मेंटर हैं, और इन्होंने एज अ एडिटर भी काम करा है दास इज न्यूज़पेपर में, फॉरवर्ड। और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकाल दिया था जो कि आप लोग जानते होंगे स्वराज के नाम से था, वो इनका खुद का न्यूज़पेपर था। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे एसोसिएट हुए कांग्रेस के साथ, तो वो बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पूरे तरीके से अनक्वालिफाइड थे इंडिपेंडेंस के लिए, ओके, और ये अपोज करते थे मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को, जो कि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस बताता था भारत का। अभी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था सॉल्ट सत्याग्रह 1930 के अंदर, ओके, लेकिन उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे जिस तरीके से आप कह सकते हैं आया था आपका गांधी इरविन पैक्ट, उसको भी लेके 1931 में वो आया था, उसको भी लेके ये बहुत अपोज कर रहे थे। एंड 1930 में ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट रहे थे लेफ़्ट पॉलिटिक्स के साथ, जो कि कांग्रेस के थे, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू आते हैं और MN रॉय आते हैं, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा एसोसिएट रहे थे। तो इस तरीके से कुछ इनकी स्टार्टिंग हुई थी, आप कह सकते हैं कांग्रेस के साथ मिलकर जो इन्होंने काम करा था। बोस ने यहाँ पे अपना पहला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो जीता हरिपुरा, आप कह सकते हैं 1938 के अंदर, और त्रिपुरा में भी 1939 में भी इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था, जो कि आप कह सकते हैं पताभी सीतारामैया जो थे, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता था। जिनकी आइडियोलॉजी थी उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखते थे गांधी जी के साथ, और बोस ने इसी बात से रिज़ाइन दिया था और फिर उसके बाद छोड़ दिया था कांग्रेस को, और इनकी जगह पे, बोस की जगह पे राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक नई पार्टी निकाली फॉरवर्ड ब्लॉक करके, जिसका पूरी तरीके से यही आप कह सकते हैं पर्पज़ रहा था, जो कि कंसोलिडेट करेगी पॉलिटिकल लेफ्ट को और बहुत सपोर्ट करेगी जो उनका यहाँ पे बेस है, आप कह सकते हैं स्टेट बंगाल में बहुत ज़्यादा उनका यहाँ पे सपोर्ट रहा था। INA उनकी बहुत बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट रही थी। जिस तरीके से देखिए दोस्तों, वो जापान पहुँचे थे, आप कह सकते हैं सिंगापुर पहुँचे थे वो, जो कि जापान के कंट्रोल में था। जर्मनी से सिंगापुर पहुँचे वो जुलाई 1943 में, ओके, और उसके बाद उन्होंने एक अपना काफ़ी फेमस कॉल दिल्ली चलो दिया। वहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं फॉर्म करी अपनी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, और उसके बाद अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को 21 अक्टूबर 1943 में। INA को पहली बार यहाँ पे फॉर्म करा गया था अंडर मोहन सिंह और जापानीज़ मेजर इवाइची फुजीवारा के तहत, दोनों ने मिलके। इसके अंदर इंडियन प्रिजनर थे जो कि वॉर के थे, जब यहाँ पे ब्रिटिश की और इंडियन आर्मी के टाइम पे हुई थी, वो जो कैप्चर करे थे, और जापान ने भी जो कैप्चर करे थे इंडियन आर्मी के, ओके, मालियन कैंपेन के अंदर जो कि सिंगापुर का था उस टाइम पे, मलेशिया आप कह सकते हैं, जो कैंपेन चल रहा था, जो जापान ने कैप्चर करे थे वो भी थे, और इंडियन जो प्रिजनर थे वो सभी इसमें इंक्लूड थे। INA ने यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडियन प्रिजनर को वॉर के सिंगापुर से, और इंडियन सिविलियंस जो कि साउथ ईस्ट एशिया में थे, उन सभी को यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड करा, और इसकी स्ट्रेंथ हो गई थी 50,000 तक। आप लोग देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में इनके पास अपनी खुद की एक फ़ौज थी। INA ने यहाँ पे लड़ाई करी थी, आप कह सकते हैं RI-4 के तहत 1944 में, जो कि आप कह सकते हैं इंडिया के इम्फाल और बर्मा में, वहाँ पे बॉर्डर पर। और नवंबर 1945 में ब्रिटिश ने यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी दबाव डाला था इनों पे, INA के जो लोग थे उन पे, एक ट्रायल करा, एक आप कह सकते हैं यहाँ पे
मुकदमा चला दिया था इस पे लेके, और ये पूरे आप कह सकते हैं देश भर में ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला था। और दोस्तों अगर बात करें उनके देहांत की, तो 1945 में बताया जाता है कि उनका देहांत हो गया था, जब एक प्लेन क्रैश में वो थे, ताइवान से जब वो कर रहे थे ट्रैवल उस टाइम पे। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पेरेंसी भी है कि किस तरीके से शायद उनकी डेथ हुई ही नहीं है। बताते हैं कि वो बहुत दिनों बाद मरे थे, या फिर जो बात भी थी उनकी ऐसी डेथ नहीं हुई थी, और काफ़ी लोग मानते भी हैं, कुछ बातें सच हैं। लेकिन हम जाएंगे जो चीज़ हमें लिखी हुई मिलती हैं, मतलब कि 1945 में उनका देहांत हो गया। ओके, कैसे हुआ? प्लेन क्रैश में हो गया ताइवान में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, काफ़ी सारी कॉन्स्पेरेसी भी हैं, ओके, काफ़ी सारी चीज़ें पता भी लगी हैं, हर दूसरे दिन यहाँ नई थ्योरी हमें देखने को मिल जाती है। तो उन पे ध्यान ना देके हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि उनका यहाँ पे देहांत 1945 में हुआ था। ओके दोस्तों, तो यही हमारी पूरी वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी कोई डाउट है, कोई आप लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियो में, ओके, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही एजुकेशन दे सकूँ और सही तरीके में पढ़ा सकूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।